दोस्तों आजकल के लोग इतने ज़्यादा घटिया किस्म के हो गए हैं कि अगर उनके सर पर हवस का भूत सवार हो जाता है तो वो किसी को भी अपना हवस का शिकार बना ले रहे हैं। वो अपनी उम्र भूल जाते हैं कि उनकी उम्र क्या है और रिश्ते में वो क्या लगते हैं, भला एक बच्चा ही क्यों ना हो। आजकल के लोग इतने ज़्यादा विचित्र हो गए हैं कि उनको सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखता। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो अभी कुछ ऐसा ही है। कैसे एक बच्चे को मजबूर कर दिया जाता है कि उसको ये सब करने के लिए, और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन से हेल्प मांगता है, लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। ये कहानी सुनाने का मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इस समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस कहानी को मैं सुनाता हूं। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। चलिए आपको इस कहानी को सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी बिहार के एक जिले की है, जहाँ पे एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसका नाम प्रियांशु था। उसके घर में केवल 3 ही लोग थे, उसके माता पिता और एक प्रियांशु। उसके घर में कमाने वाला बस एक ही आदमी था, उसका पापा। उसके पापा की भी तबीयत खराब हो चुका था और उसके पापा भी अब घर पर रहने लगे थे। अब आप सोच सकते हैं कि घर में एक ही कमाने वाला हो और वो भी घर पर बैठ जाए तो घर की स्थिति कैसी हो सकती है। ऐसा देखकर प्रियांशु को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियांशु की उम्र लगभग 14 साल है। 14 साल की उम्र में वो अपने घर की स्थिति ऐसा देखकर अपने माता पिता से चुपचाप वो बाहर एक चेन्नई में भाग जाता है कमाने के लिए। चेन्नई में एक कंपनी होता है जहाँ पर उसे अच्छी खासी काम मिल जाती है। उसकी उम्र 14 साल है, लेकिन मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है कि 18 साल से कम के लड़के को कोई भी कंपनी में नौकरी या फिर काम नहीं दिया जाता है। लेकिन इस लड़के को काम मिल चुका है। वहाँ पर प्रियांशु कमाने लगता है, अच्छा खासा पैसा उसे मिलने लगता है। वहीं पर वो एक रूम ले लेता है और वहीं पर आकर वो कमाने लगता है। वहीं पर उसी कंपनी में एक औरत काम करती थी जिसकी उम्र 36 साल की थी। उसका नाम शांति था। शांति से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है प्रियांशु की, जिसकी उम्र 36 साल की थी। इन दोनों के एक दूसरे से बातें करने पर पता चला कि ये दोनों बिहारी के हैं। इसी वजह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और शांति जो महिला होती है उस प्रियांशु को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो वो अपनी सारी कहानी उस औरत को बताता है, उस महिला को बताता है। तो महिला सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसको प्रियांशु पर दया आ जाती है। वो औरत प्रियांशु से बोलती है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे घर बेझिझक आ जाना। उस दिन वो अपने घर पर उस प्रियांशु को लेकर जाती है। उस औरत की शादी हो चुकी थी, उसका पति था और उसके घर में 2 बच्चे थे, और उसका पति और 2 बच्चा और वो कुल मिलाकर 4 लोग उसके रूम में रहा करते थे। प्रियांशु को भी काफी अच्छा लग रहा था शांति के रूम पर जाने के बाद। दोस्तों दोनों पति पत्नी एक ही कंपनी में काम किया करते थे। जब शांति काम करने जाती तो उसका पति घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखा करता। जब उस दिन शांति प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर आई तो उसका पति बाहर चला जाता है, कंपनी में कमाने के लिए चला जाता है। शांति प्रियांशु को एक कमरे में भेज देती है और बोलती है कि जाओ तुम वहां पर आराम करो, और शांति उसके लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर प्रियांशु को देती है और कहती है कि खाओ बेटा। प्रियांशु खाने लगता है, उसको काफी अच्छा लग रहा था। एक तो प्रियांशु अपने घर को 14 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़कर आया था, उसको वैसे भी मन नहीं लग रहा था। उस औरत को प्रियांशु आंटी कहने लगा क्योंकि उसके माँ की जैसी थी। वो काफी ज्यादा उसको लाड प्यार देती है, खाना लाती है तो प्रियांशु खाना खाने लगता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो शांति बोलती है कि इतनी रात हो चुकी है तो तुम अपने रूम पर कैसे जा सकते हो, एक काम करो तुम हमारे रूम पर ही सो जाओ। दोस्तों उसको एक कमरा दे दिया जाता है प्रियांशु को सोने के लिए। प्रियांशु जब सो रहा था तो रात में उसके कमरे में शांति दाखिल होती है। उसके जिस्म पर, उसके शरीर पर वो हाथ फेरने लगती है। ऐसा देखकर प्रियांशु की नींद टूट जाती है। प्रियांशु बोलता है कि आंटी ये आप क्या कह रही हो। आंटी बोलती है कि बेटा तुम चुपचाप सो जाओ, तुमको भी मजा आएगा मैं जो कर रही हूँ। प्रियांशु भी ऐसा बात सुनकर सो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रियांशु को भी काफी अच्छा लगने लगा था। शांति उसके साथ संबंध बनाने लगती है। उसका पति कंपनी में काम करने गया होता है। धीरे धीरे प्रियांशु को भी काफी मजा आने लगा था। उसकी भी नींद टूट जाती है और दोनों आपस में संबंध बनाने लगती है। इसी तरह लगभग 4-5 दिन बीत जाते हैं और उस किसी न किसी बहाने से प्रियांशु उनके घर आता और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने थे। अब इन दोनों के बीच एक दूसरे से कुछ भी शर्म नहीं था। अब ये दोनों एक ही साथ कंपनी में जाते और काम करते। जब भी प्रियांशु को मौका मिलता तो शांति के घर पर आ जाता और एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाते। लेकिन 10 दिन बीतने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे तो उसका पति घर पर आ जाता है और वो ये सब चुपचाप देख लेता है। चुपचाप देखने के बाद उनसे कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप जाकर अपने रूम में बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं तो शांति अपने कमरे में जाती है तो वहां पर उसका पति बेड पर बैठा होता है। ये देखकर शांति बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसका पति इतना जल्दी आ जाएगा। वो जाती है, वो मन में सोचती है कि मेरा पति शायद देख लिया होगा मुझको ऐसा करते हो। उसका पति शांति को समझाता है कि तुम तो एक समझदार औरत हो, तुम तो इतनी ज्यादा तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम्हारी मुझसे शादी भी हो चुकी है, तो तुम एक बच्चे के साथ इसे घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो। दोस्तों तब तक वहां पर बच्चा भी आ जाता है और बच्चे को भी उसका पति, शांति का पति, इन दोनों को समझाने लगता है
और बोलता है कि बेटा तुम्हारी एक छोटी सी उम्र है और तुम छोटी सी उम्र में ऐसा सब कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जिस काम के लिए आए हो तुम वो काम करो। अपनी पत्नी और इस बच्चे को समझाता है। उसके बाद प्रियांशु अपने रूम पर चले जाता है। लेकिन जब से प्रियांशु को शांति का पति देख लिया होता है तब से प्रियांशु उसके घर जाना ही बंद कर देता है। लगभग 4-5 दिन उस घर में नहीं जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रियांशु को सेक्स की लत लग चुकी थी, उसको सेक्स की आदत लग चुकी थी। अब वो ऐसा नहीं कर रहा था, उसको बेचैनी सा होने लगा था। आखिरकार 6 दिन बाद उस शांति के घर पर आखिर वो बिन बुलाए चला जाता है। जाने के बाद वो शांति से बोलता है कि चलो अब हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। शांति को भी कुछ शर्म नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक दूसरे के साथ कई बार संबंध बना चुके थे। इसलिए दोनों फिर से एक कमरे में चले जाते संबंध बनाने के लिए। इन दोनों को काफी मजा आ रहा था। लेकिन संयोग देखिए कि उस दिन भी उसका पति आ जाता है और ये सब देख लेता है। ये देखने के बाद इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम दोनों को उसी दिन समझाया था, तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी है, तुम अपने इस उम्र में ऐसा सब ना करो, तुम जो काम करने आए हो कमाने पर ध्यान दो। अपनी पत्नी को बहुत पीटता है इसके कारण। उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। उसका पति अपनी पत्नी से शांति से तलाक ले लेता है। उसके बाद शांति प्रियांशु को कमरे पर चली जाती है और प्रियांशु को कमरे पर ही रहने लगती है। अब इन दोनों के बीच कोई भी नहीं था। ये एक दूसरे के साथ रात भर संबंध बनाते। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, 1 महीना बीत जाते हैं, तो शांति बोलती है कि बेटा प्रियांशु तुम मुझसे शादी कर लो। प्रियांशु अंदर ही अंदर घबराने लगता है। प्रियांशु कहता है कि मैं अपने माता पिता से चुपचाप बाहर कमाने के लिए आया हूँ, मैं अपने माता पिता के बिना मर्जी से तुमसे शादी नहीं कर सकती। शांति बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं पुलिस से ये सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम्हारा जो हालत होगा वो तुम सोच सकते हो। अंदर ही अंदर प्रियांशु को डर लगने लगा। प्रियांशु अपने किए गए गलती पर शर्मिंदा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। प्रियांशु बोलता है कि अच्छा मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। फिर अगले दिन वो सुबह उठकर ये दोनों काम पर चले जाते हैं। जब उधर से रात में आते हैं तो बिस्तर पे दोनों लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उसी रूम में एक चाकू था। प्रियांशु सोचता है कि क्यों ना इस आंटी का मर्डर कर दिया जाए, ना रहेगी आंटी और ना ही मुझे कोई परेशान करेगा, ना ही मुझे कोई टॉर्चर करेगा शादी करने के लिए। उसके मन में एक ख्याल आता है। जैसे एक दूसरे के साथ एक कंबल में जब संबंध बना रहे थे तो फौरन प्रियांशु चाकू लेता है और उसके पेट पर वार करता ही जाता है। 3-4 बार पेट पर वार करने के बाद शांति की मौत हो जाती। अब प्रियांशु रिलैक्स कर रहा था। प्रियांशु उसी रात फौरन अपना सामान बांधकर उस रूम से भाग जाता है। उस रूम का गेट खुला ही रह जाता है। जब अगले दिन सुबह होता है तो आस पड़ोस के लोग जा रहे थे तो उस गेट को खुला हुआ देख उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शांति बेड पर लेटी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। ऐसा देखकर वहाँ पर पुलिस को भी कॉल करके बुलाया जाता है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रूम मालिक से पता लगाया जाता है कि इस रूम को रेंट पर कौन लिया था। पता लगने के बाद पता लगता है कि जो 14 साल का लड़का है उसी ने इस रूम को रेंट पर लिया था। फौरन उस 14 साल के लड़के को पुलिस हिरासत में लेती है, उसे पूछताछ करती है तो बताता है कि सर मैं बहुत ही डर गया था, मैं इनके साथ जब संबंध बना रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बाद में मुझे शादी करने के लिए टॉर्चर करने लगी। इसी वजह से मैं बहुत ही घबरा चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस आंटी की मर्डर कर दी जाए और ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। इसी वजह से मैंने चुपचाप आंटी का मर्डर कर दिया और डर के मारे यहाँ से भाग गया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाले की नज़र में गलती तो गलती होती है और वो भी एक मर्डर था। उस बच्चे को बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर बच्चे को सुधारने की कोशिश की जाती है। उस बॉडी को पोस्टमार्टम होने के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे के साथ कैसी हरकत हुई। इस कहानी के माध्यम से मुझे कोई ठेस पहुंचाना नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।